आप लोगों को पता होगा कि एसएससी का एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है और 9 से 21 के बीच आपका एग्ज़ाम है। तो आज से मुश्किल से जिसका 9 तारीख फर्स्ट डे एग्ज़ाम है 10 दिन बचा हुआ है और जिसके पास 10 दिन है, अगर उसकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है, अगर उसका सेट में अगर किसी भी सेट में कभी 50 नंबर भी आया है ना, मतलब 50 क्वेश्चन सही हुआ है, तो समझ जाइए कि इस स्ट्रेटजी पर काम करने के बाद उसका पक्का रिजल्ट होना ही होना है। तो बस मैं कुछ स्ट्रेटजी साझा कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो करके देखिए, आपको 2 दिन में बुझा जाएगा कि नहीं ये स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो हम इस स्ट्रेटजी को नाम दिए हैं अंतिम टाइम का कैप्सूल। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों का इस स्ट्रेटजी के, देखिए इसमें 3 भाग में मैं बताऊंगा। पहला बताऊंगा कि ये आपके जो सलेबस में चेंजेज हुए हैं उसको मैं सेकंड में बताऊंगा कि इस सेकंड जो सलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न जो चेंज हुआ है, टायर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया है, तो क्वालिफाइंग का क्या मतलब है, और इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो सेट प्रैक्टिस करनी है, इसमें जो 4 भाग है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, उनको कैसे देखें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर टायर 1 क्यों आसान हो गया है, इसके लिए क्यों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद जब बात करेंगे तीसरे भाग में, तो मैं जीके का, मेनली जीके का वे टॉपिक्स बता दूंगा जिससे प्रश्न आना ही आना है। और 5 दिन भी अगर जीके को आप 2-2 घंटा करके दे रहे हो, 10 घंटे में भी जीके का आप 25 में से 15 क्वेश्चन कवर कर ले जाओगे। अगर पहले से थोड़ी बहुत तैयारी है तो आपका 20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका ये कैप्सूल है, पहला है सेट प्रैक्टिस करना है डेली। दो सेट प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि पहला सेट प्रैक्टिस आपको दिन की शुरुआत में कर लेनी है, सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है, और एक रात में सोने से पहले, खाने के बाद, ठीक है। ये कहने का क्या तात्पर्य है कि डेली 2 सेट प्रैक्टिस, 3 हो जाए तो चलेगा लेकिन 2 तो पक्का होना ही चाहिए। इस सेट प्रैक्टिस का नियम क्या हो, पहले तो आपको क्या करना है, एक टाइमर लगानी है, या आप अगर ऑनलाइन एग्जाम है ऑनलाइन ही सेट प्रैक्टिस दे रहे हो, ढेर सारे डिजिटल ऐप आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, आप लैपटॉप पर ही प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा फायदा करेगा। एग्जाम में हूबहू आपको वही फीलिंग आएगी। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में सेट प्रैक्टिस किया जाए, अगर नहीं है तो फ़ोन पे सेट प्रैक्टिस किया जा सकता है। ऑनलाइन ही कीजिए, विभिन्न ऐप के माध्यम से आप सर्च करेंगे CHSL सेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में देखिए आपको जैसे पहले रीजनिंग बनाना है, रीजनिंग बनाइए। मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले मैथ्स बता रहा हूँ कि अब इसमें 2 भाग में, एक रॉन्ग टाइप के लिए क्या करें, मतलब अगर मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन बनाई, 25 में से 15 सही हुआ, 10 गलत हो गया, इसके लिए क्या करें, मतलब 10 गलत के लिए क्या करें, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि जो 10 गलत हुआ, मान लीजिए ये 10 गलत क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 2 ट्रिगोनोमेट्री से गलत हो गया है। ठीक है, अब एक ट्रेन का क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, हम बता रहे हैं आपको कि क्या करना है इनके लिए। ठीक है, और मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का गलत हो गया, 2 जो है ज्योमेट्री का गलत हो गया। तो अब जिस क्वेश्चन को जो टाइप आपका गलत हुआ, इस सेट बनाने के बाद अब देखिए मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का गया है, तो आपको पूरा 2 घंटा अलजेब्रा का उसी टाइप को सर्च करके, आपके पास जो भी नोट्स है, PDF है, गूगल है, या मान लीजिए आपके पास YouTube का साधन है, उसी टाइप को रगड़ के पढ़ना है 2 से 3 घंटा, जो टाइप आपका गलत हो रहा है। समझ गए, रॉन्ग टाइप के लिए जो टाइप गलत हुआ उसको रगड़ के पढ़ना है। ऐसा इसीलिए करना है कि मान लीजिए एक सेट बनाए आप, उसमें से मान लीजिए 4 टाइप का गलत हुआ, 4 में से 2 टाइप को भी अगर रगड़ दिए एक सेट के बाद, तो दूसरे सेट के बाद भी 2 टाइप को पूरा रगड़ के पढ़ लेंगे, तीसरे सेट के बाद भी 2 टाइप को रगड़ के पढ़ लेंगे। अब जरा अगर ये बनाइए कि 10 दिन में आपने 20 सेट बनाए और 20 सेट में से प्रत्येक सेट का 2 टाइप ही रगड़ के आप पढ़े, तो 40 टाइप को आप इस तरह कॉन्फिडेंट में ले पाओगे कि अब उससे कोई भी प्रश्न आएगा 40 टाइप में से, तो आपको क्या करोगे, उसको सही करोगे। आप अब वैसे भी 15 अगर सही किए हो तो और भी टाइप्स तो आपका सही हो ही रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट आपका मैथ अब नहीं रोक सकेगा, ये बल्कि यही रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, तो ये तो था रॉन्ग टाइप के लिए क्या करें। ठीक है, और करना ही है, निश्चित रूप से करना है, चाहे जैसे भी हो सके। गलत होने वाले प्रश्न को कम से कम 15 से 20 प्रश्न उसी टाइप का बना लेना है। अब राइट टाइप क्वेश्चन के लिए क्या करें, बोलोगे सर जी जो सही हो गया तो हो गया, उसके लिए क्या, नहीं 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 नहीं, राइट टाइप के लिए भी कुछ किया जा सकता है। अब को ये देखना है कि जो क्वेश्चन मैंने सही किया,
अगर उनको मैंने 50 सेकंड में बनाई, क्या मैं किसी और तरीके से इसको 40 सेकंड में बना सकता था, बना सकती थी? क्या बात कर रहे हैं हम? अरे बाप, हाँ बिल्कुल यही बात है कि अगर जो क्वेश्चन आपका सही हुआ, क्या बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन सही हुआ उसको आप 40 सेकंड में कैसे बना सकते थे, इस चीज का अब प्रयास करना है। अगर 50 में बनाते थे तो, अगर आप 1 मिनट में बनाते थे तो 50 सेकंड में अब उसको कैसे बना सकते हैं, इसको भी कम से कम, जैसे 2 घंटा आपको रॉन्ग टाइप के लिए अगर देनी है तो कम से कम 20 मिनट तो या 15 मिनट तो पक्का सही टाइप के लिए सोचना ही सोचना है। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग आसान सा सब्जेक्ट है, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जितने भी सवाल हैं, हर एक सेट में 25-25 सवाल हैं। अब 20 सेट भी अगर बनाओगे तो आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा, भले आप बेसिक्स नहीं भी पढ़े हो चलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही दिक्कत हो रहा है तो जो चैप्टर में दिक्कत हो रहा है उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, 2 घंटे का कोई भी लंबा सा अच्छे टीचर का क्लास देख लीजिए, रीजनिंग क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए रीजनिंग पे विशेष बात करना कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत आसान सा चीज है। अब आते हैं इंग्लिश। देखिए इंग्लिश लास्ट टाइम में क्या करें, अगर आपने पहले पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो भी ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में अब ये नहीं कहूँगा कि मोटे मोटे बुक लीजिए आप रटिए पीवाए, जो है साइनोनिम एंटोनिम क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बाद आप सेंटेंस सही करेक्शन करना सीखिए। ये अब संभव नहीं है, क्योंकि 10 दिन किसी के पास, 15 दिन किसी के पास, 11 दिन टाइम है। तो उनको करना क्या है कि आज ही दुकान पे जाके 200 रुपये खर्च कीजिए, जाके क्वेश्चन बैंक खरीदिए। क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न है उन्हीं को देखिए, जो एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन बैंक में, जो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे एक तो क्वेश्चन दिया होता है 1 नंबर से 25 नंबर तक, और आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन होता है, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना है। कम से कम 20 सेट का, मतलब 20 एग्जाम्स का जो है एक्सप्लेनेशन कम से कम पढ़ के जाना है। अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन भी 20 का पढ़ के जाते हो, आपने थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है, तो 15 से 16 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक आपका इससे लड़ सकता है, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब अगली बात करते हैं जीके और जीएस का। देखिए जीके और जीएस आप जानते हैं लुसेंट बाबा महान है, लेकिन लुसेंट के अलावा भी कुछ बुक्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, और उसके बाद मैं जीके जीएस में सहायता करूंगा। अभी से मतलब हम लोगों का क्लास चालू होगा, पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास आ रहा है वो पॉलिटिकल साइंस एसएससी और किसी भी एग्जाम के पढ़ार के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। और उसके बाद आज से ही मैं प्रयास करता हूँ कि साइंस का आपको मैक्सिमम 5 क्लास में कंप्लीट साइंस करवा दिया जाए। क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम 5 क्लास में आपका कंप्लीट साइंस करवा लिया जाए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसका, करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स कोई भी वार्षिकांक एक खरीदिए, जैसे कि उत्कर्ष का वार्षिकांक आया हुआ है, बहुत बेहतरीन बुक है। अब बोलोगे कि सर उसमें दिसंबर तक का ही है, तो बाकी जनवरी और फरवरी का क्या करना है कि उत्कर्ष का ही जो रिवीजन क्लास आता है, मंथली रिवीजन, उसी को 2 क्लास कर लेना है। जनवरी के लिए 1-2 क्लास जो आपको पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, और फरवरी के लिए 2 क्लास आपको फरवरी तक का ही देखना है, उससे 15 फरवरी तक का, उससे बाद का नहीं देखना है। ठीक है, तो उत्कर्ष क्लास का आपको वार्षिकांक लेनी है, या कोई और भी वार्षिकांक, जैसे कि दृष्टि का पॉइंटर भी आता है, जीएस पॉइंटर, वो भी ले सकते हैं, लेकिन वार्षिकांक लेनी है। इस वार्षिकांक को आर पार, क्या बोल रहे हैं, इस वार्षिकांक मतलब 1 साल का जो करेंट अफेयर्स का कंपाइल होता है। ठीक है, नहीं तो फिर मैसेज आएगा मतलब। ठीक है, तो वार्षिकांक लेनी है, और उसके बाद पूरे 1 साल का करेंट अफेयर्स को कम से कम एक बार आर पार पढ़ जाना है। तो एक बार कैसे खत्म होगा कि अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो डेली भी, क्या बोल रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हो करेंट अफेयर्स को डेली भी, तो आपका 1 साल का करेंट अफेयर्स कवर होने में 7 डेज कवर हो जाएंगे, काफ़ी है, 7 डेज कवर काफ़ी है। लेकिन इसमें किस मेन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक करेंट अफेयर्स का हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और उसको हमको फोकस करना है। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। क्या देखेंगे, जरा देखते हैं कि नया जो सिलेबस चेंज आया है, यानी टायर 1 का जो सिलेबस हुआ है, हम बोले टायर 1 क्या कर दिया गया है, टायर 1 को कर दी गई है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का यह मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन सही करनी है और सभी पास करवा दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन सही करनी है सभी पास करवा दिए जाएंगे, ऐसा क्वालिफाइंग नहीं है। यूपीएससी बीपीएससी वाले के दिमाग में यही चल गया होगा कि अरे क्वालिफाइंग, इसका मतलब जिस तरह हिंदी पेपर को, इंग्लिश पेपर क्वालिफाइंग होती है कि 33% नंबर लाओ और पास कर गए सभी, ऐसा नहीं है।
कट ऑफ इसमें भी बनेगी। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ इसमें भी बनेगी, लेकिन ये कट ऑफ आपके मेन पेपर में जो है जुटेगा नहीं, मार्क्स उसका जुटना नहीं है। मतलब क्या है कि पहले जो टायर 1 का मार्क्स जुट के टायर 2 का मार्क्स जुट के मेरिट बनता था और आपका रैंक डिसाइड होता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा कि टायर 1 जो आप पास कर गए वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम कि अगर जिस तरह बीपीएससी का प्री के बारे में आप लोग सुने हैं, बीपीएससी का प्री का कट ऑफ होता है। अब मान लीजिए जो मैक्सिमम लाने वाले नंबर्स हैं और सीट के अनुसार वहाँ तक लिए जाते हैं और उसके बाद नीचे ख़त्म, तो यहाँ भी वही होगा। ठीक है, कट ऑफ बनेगा, लेकिन इसका मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट में नहीं जुटेगा। बाकी टायर 2 में 2 गो पेपर, जैसे एक कंप्यूटर का और एक पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, 40% नंबर लाना है, वो टायर 2 का। टायर 1 का बात कर रहे हैं, कट ऑफ बनेगी। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, पहले क्या होता था कि टायर 1 और टायर 2 दोनों का मार्क्स जुड़ के तब जाके रिजल्ट बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन इस बार इसको सिर्फ कट ऑफ पार करना है, इसका मार्क्स जुटेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि अब जितनी सीट्स है कम से कम उससे 5 गुना स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं, कम से कम उससे 5 गुना अधिक स्टूडेंट को पास करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 5 गुना स्टूडेंट को टायर 1 में पास करना पड़ेगा टायर 2 को एग्जाम दिलवाने के लिए, क्योंकि तभी जाके वहाँ सही मेरिट बनेगी। ये नियम है एसएससी का, हम जो बता रहे हैं अपनी नियम से नहीं बता रहे, कि कम से कम 5 गुना कुल सीट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर कट ऑफ 200 नंबर का एग्जाम है, 200 में से 140 जाता था, तो इस बार कट ऑफ 200 में से 120 जाने वाली है, क्योंकि पहले 2 गुना स्टूडेंट ली जाती थी, अब कितनी ली जाएगी, 5 गुना स्टूडेंट लिया जाएगा। तो इसका मतलब 120 नंबर लाने का मतलब है कि 60 क्वेश्चन अगर आप सही बना रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन आप एग्जाम में कब सही बनाएंगे, जब आप, देखिए आगे हम टाइम का भी बात करेंगे, टाइम कैसे घटाएंगे। जब आप 60 क्वेश्चन तभी सही बनाएंगे जब आप कम से कम 5 सेट में 65 प्लस क्वेश्चन सही बनाए हैं, गलत काट के। 65 प्लस का मतलब क्या, 65 गुना 2, ये मतलब 130 नंबर अगर आपका कम से कम 5 गो सेट में आया है, नेगेटिव काट के, नेगेटिव हटा के 130 नंबर आया है, तो आसानी से आप इस कट ऑफ को पार कर जाएंगे। अब बोलोगे कि सर अभी जो है एग्जाम का 10 दिन 15 दिन बाकी है और मेरा 130 क्या 100 नंबर आ रहा है, तो हम बोले तब तो बाबू तुम पास कर रहे हो। अगर आपका 90 भी आ रहा है तो आप पास कर रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम में ही 30-40 नंबर बढ़ाया जाता है। ठीक है, मेरा यकीन मानिए, अगर आपका 90 भी आ रहा है तो आप पास कर रहे हो। बस जैसे जैसे आपको स्ट्रेटजी बताए, मैथ्स का कैसे करना है, इंग्लिश का कैसे करना है और जीके जीएस का हम आपको बताएं, मेरे साथ जुड़े रहिए। और साथ ही साथ आपको मैं अभी बुक भी दिखाने वाला हूं जीके का, और मैं पढ़ाने भी जिस बुक से साइंस वगैरह, साइंस 5 दिन में करवाने वाला हूँ, वो देखिए कौन सा बुक होगा हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोगों का साइंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शायद हम लोग करेंगे, कहाँ चला गया, इस बुक से करने वाले हैं। ये भी गायब हो गई, अच्छा रहने दीजिए। ये साइंस करने वाले हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से। किससे करने वाले हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग साइंस करने वाले हैं। और आप लोग खरीद लीजिए इस बुक को, क्योंकि ये बुक जो है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आगे आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। अब आते हैं कि करंट में कौन कौन से टॉपिक पे विशेष फोकस रखें। यहाँ अंतिम टॉपिक हाईलाइटर लिखे हुए हैं। हाईलाइटर क्या होता है हम लोग अभी बताएंगे। हाईलाइटर जो आप लोग खरीदते हैं कि वो सुगा कलर का, अलग अलग कलर का जो आपको पेंट कर देते हैं मेन क्वेश्चन को, उसका कहाँ यूज करना है, वो हाईलाइटर टॉपिक कौन सा होगा पूरे करंट अफेयर्स के बुक में, इस चीज़ का बात लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी है इस साल का बजट, इसी साल का बजट पढ़नी है करंट अफेयर्स में, मेन फोकस, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका रहेगा। बजट के साथ पढ़नी है इकोनॉमिक सर्वे। किसका पढ़ना है, केंद्र सरकार का, किसी राज्य सरकार का नहीं पढ़ना है, आप केंद्र सरकार का जॉब में जा रहे हैं। तो पहली पढ़नी है क्या, बजट। उसके बाद पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। उसके बाद पढ़नी है आपको वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 में आया है वन स्थिति रिपोर्ट, देहरादून से जारी होता है। तो 2021 का आपको वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी।
उसके बाद आपको पढ़नी है नोबेल पुरस्कार। इस साल वाला करेंट जो नोबेल पुरस्कार मिला सभी क्षेत्र में किन किन लोगों को, आपको जुबान पे होनी चाहिए नोबेल पुरस्कार इस साल वाला, ठीक है। यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि नोबेल पुरस्कार, आपको ट्रिक के साथ ढेर सारे टीचर्स मिल जाएंगे बताने के लिए। तो लिख लेना है, कॉपी में लिख लेना है इन सारे टॉपिक्स को, जिस टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ बुक के अलावा इसको कॉपी में लिख के आपको ये पढ़ना है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, देखिए बजट में होगा कुछ चीज़ें पॉइंट में होगी, जैसे 17 पॉइंट मान लीजिए आपका जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है कि 7.124 है, तो आपको इतना याद नहीं रखना, आप देखना है 7% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, वो पॉइंट वाला याद नहीं रखनी है, क्योंकि आपको पता है एसएससी पूछा जाता है पॉइंट में नहीं पूछता है, ये एवरेज में पूछ लेता है। नोबेल पुरस्कार को कॉपी में लिखनी है, वन स्थिति रिपोर्ट को लिखनी है, उसके बाद 2011 का जनगणना को, उसके बाद इस बार 26 जनवरी में किसको कौन कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण याद करनी है, जो पद्म श्री याद करने मत लग जाना, 100-150 लोगों को मिला पगला जाओगे। पद्म विभूषण किन किन को मिला है इनको याद रखनी है, और मरने के बाद अगर किसी को कोई पद्म पुरस्कार मिला है तो उस व्यक्ति को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हाइलाइटर का क्या बात है, अंतिम टॉपिक की ओर हम लोग आ जाते हैं। हाइलाइटर का मतलब हम लोगों का है कि हाइलाइटर उस चीज को कहेंगे, जैसे कि आप बोले कि एसएससी को कला के क्षेत्र से बहुत प्यार है, चाहे वो नृत्य कला हो, संगीत कला हो या खेल हो, इनसे बहुत प्यार है। पूरे करंट अफेयर्स के बुक पढ़ते वक्त आपके हाथ में होनी चाहिए एक हाइलाइटर, जिसको आप ग्लिटर पेन क्या क्या बोलते हो, ठीक है। तो उस हाइलाइटर को जैसे ही आपको कहीं भी दिख जाए कि ये संगीत से संबंधित है, ये किसी नृत्य से संबंधित है, मान लो कि कथकली, कथक से संबंधित नृत्य, किसी भी नृत्य से संबंधित व्यक्ति है या चीज है या पुरस्कार है, उसको उसी समय हाईलाइट कर देना है। तो करेंट अफेयर्स का बुक को आपको एक बार पढ़नी है या मुश्किल से 2 बार पढ़नी है, लेकिन जिन जिन ये हाईलाइट करोगे कला, साहित्य या खेल के क्षेत्र वाले चीजों को, उस चीज को हाईलाइट करने के बाद उनको कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी है। बस ये आपका करंट अफेयर्स का महान स्ट्रेटजी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही, आज शाम के टाइम में 4 बजे पॉलिटी का क्लास मिलेगा, रात से आपको डेली साइंस का 5 से 6 क्लास में आपकी पूरी साइंस कवर कर दी जाएगी। जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, नहीं तो छूट जाइएगा आप लोग।